गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो डेमो क्लास है वो फाउंडेशन कोर्स एस्ट्रोलॉजी का है कि हमें एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, इसके ऊपर आज क्लास है। ठीक है, छोटा सा कोर्स है, उसी से आपको पता लग जाएगा बहुत अच्छे से कि एस्ट्रोलॉजी कितनी इजी है और कितनी आसान है जिसे आप सीख सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 108 मनके की आपकी माला तैयार हो जाती है। क्लियर? छोटी सी चीज है, बड़ा इजीली आप समझते जाइए। इस कोर्स के अंदर आपको एक तो पीडीएफ फाइल मिलेगी, जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं ये सब मिलेगा। इसके अंदर काफी कुछ है, पीडीएफ के अंदर हर चीज है। डिग्री है, उच्च के ग्रह, मूल त्रिकोण ग्रह, ग्रह दृष्टि, मित्र संबंध, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता लगेंगी। अब आप ध्यान से देखिए, हर राशि जो होती है उसका एक मालिक होता है जिसे ग्रह कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। इसकी सिंह राशि होती है, इसकी जो होती है कर्क राशि होती है। क्यों इनकी एक राशियां होंगी? क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो राजा रानी एक ही होंगे ना, वो मल्टीपल नहीं हो सकते। तो सूर्य की एक ही राशि होती है, चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान से, हमने ये काल पुरुष की एक कुंडली बनाई हुई है। कुंडली ऐसे बनती है। अब यहां से हम समझाते हैं। देखिए मेष राशि, इसका स्वामी मंगल है, इसकी दूसरी राशि है वृश्चिक, इसका भी स्वामी मंगल है। अब आता है शुक्र, शुक्र की एक राशि है वीनस, दूसरी राशि आती है तुला। फिर आते हैं हम लोग मिथुन पे, ये बुध की राशि है एक, दूसरी ये रही बुध की राशि। फिर आता है रानी की राशि 4 नंबर, चंद्रमा यानी रानी 5 नंबर यानी सूर्य राजा। धनु, इसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, इनकी एक राशि ये है और दूसरी राशि ये है, ठीक है। तीसरी ये शनि महाराज रह गए हमारे, जिनकी ये 2 राशियां साथ साथ चलती हैं। क्लियर हो गया इजीली? अब क्या है कि हम आपको क्लास के अंदर बड़े अच्छे से राशि के कारक तत्व पढ़ाए जाएंगे। राशि के कारक तत्वों के साथ साथ आपको शीर्षोदय राशियां, जो आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जरूरत पड़ेगी, पृष्ठोदय राशियां, उभयदो राशियां, धातु, मूल, जीव राशियां कौन है। जीव राशि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जीव राशियां होती हैं 3, 6, 9, 12। ड्यूल साइन जो होते हैं ना, वो जीव राशि कहलाते हैं, ठीक है। और जीव का कारक होता है नाड़ी के अकॉर्डिंग जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चल करके आपको अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं। देखो ज्यादातर क्या होता है कि विषम राशि जो होती है ना हर ग्रह की, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। क्या होती है? मूल त्रिकोण राशि। अब देखो कैसे मूल त्रिकोण राशि, इमेज है, ये ऑड नंबर साइन है, विषम यानी ऑड, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई, एमर राशि। ये इसकी दूसरी राशि है, इवन नंबर की है, ठीक है। अब ये देखिए शुक्र की ये वाली राशि है मूल त्रिकोण, ये तुला राशि बनेगी, ऑड साइन है, ऑड नंबर है। इसी प्रकार मिथुन जो बुध है, सिर्फ इसका एक अपवाद है, इसकी दूसरी राशि कन्या होती है, तो कन्या जो है मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि ऑड नंबर कहलाएगी, शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर कहलाएगी। अब आप ध्यान से सीखिए कि कुंडलियों को सीखा और पढ़ा कैसे जाता है। ये तो सिर्फ एक आपके साथ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा से पॉइंट्स आपके साथ ब्रीफली एक्सप्लेन किए जाते हैं डेमो क्लास के अंदर, लेकिन मूल जो उसका स्वरूप है वो आपको मेन क्लास के अंदर आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैंने ये कहा
कि यहां पर जो है शुक्र बैठा है। अब देखिए राशि कौन सी है? मंगल। मंगल क्या है? राशि स्वामी। ठीक, राशि स्वामी का मतलब मकान मालिक। ठीक है, और शुक्र बैठा है, तो शुक्र इस मंगल के घर में बैठा है, तो शुक्र तो किराएदार हुआ ना। शुक्र कौन हुआ? किराएदार हुआ। बात क्लियर हुई? थोड़ी सी छोटी सी कि कौन हुआ? किराएदार हुआ। तो अब हमने ये कहा कि शुक्र जो है वो मंगल के घर में बैठा, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा, शुक्र है कौन कौन से घर का मालिक? शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर के लगन में बैठा। शुक्र सातवें घर का मालिक होके लगन में बैठा। इस तरह से बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर कि दूसरे घर का स्वामी लगन में बैठा, सातवें घर का स्वामी लगन में बैठा। शुक्र के जो कारक तत्व है वो सारे क्लास के अंदर बताए जाएंगे, किन चीजों का कारक तत्व है। शुक्र मेनली जो है ना विवाह के लिए देखते हैं। शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार पूरे के पूरे 9 ग्रहों के कारक तत्व आपको सिखाए जाएंगे कि ग्रहों के कारक तत्व क्या है। ठीक है, इससे आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं, अब मान लीजिए लगन का मालिक लगन में ही बैठ जाए, मंगल बैठ गया ना, मंगल 8वें घर का भी मालिक है। अब ये पहला घर जो होता है, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व के हाउस हैं, सॉरी अग्नि तत्व के हाउस हैं। अब अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल है अग्नि तत्व के ग्रह। एक तो घर अग्नि तत्व का, ग्रह अग्नि तत्व का मिलकर के अग्नि प्रचंड हो गई, अर्थात ऐसा जातक स्पाइसी फूड जरूर खाएगा, स्पाइसी फूड पक्का तौर पर खाएगा, क्योंकि दो अग्नियों का संगम हो गया। बड़े आराम से अच्छे अच्छे मैं बता रहा हूँ, क्लास में तो मैं उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आ जाए, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो एक बार भी नहीं। ठीक है, अब आपको बताते हैं राशियों की दिशाएं भी होती हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये पूर्व दिशा को बताती हैं। ठीक है, पूर्व दिशा का राशि की अपनी दिशाएं भी होती है। फिर क्या होता है, लगन से भी और राशि से भी, ये हमारा माथा कहलाता है। सिर, चोट लगेगी तो हमें लगन पर देखना, पाप प्रभाव तो नहीं है। ठीक है, अगर पाप प्रभाव है तो तभी चोट लगी, उसकी दशा आई, गोचर आया, तभी घटनाएं घटती हैं। ये आगे की बातें हैं, सबसे पहले कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। अब मैंने कहा मंगल यहाँ बैठा है तीसरे घर में, मंगल जो है लगन का मालिक है, तीसरे घर में बैठा। तीसरा घर पराक्रम का है, पराक्रम यानी जातक में साहस होगा, वो डरेगा नहीं। बात क्लियर? छोटी छोटी सी चीजें, पढ़ना कैसे है। अब एक और तरीका देखिए, अब मान लीजिए इस मंगल के साथ शनि भगवान बैठ गए, तो मंगल एक शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, मंगल का शनि शत्रु है। शनि के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल एक शत्रु है, किसके लिए? शनि के लिए। तो जो ग्रह एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरा घर जो होता है सिबलिंग का भी होता है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं दूसरे तरीके से। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे, बड़े ध्यान से आप सीखिए। ये आप है, आपका जन्म हुआ, क्लियर? आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने बोलना शुरू किया, वाणी। तीसरा घर ट्रांजिट का है, आपने चलना शुरू किया। तीसरा भाव सिबलिंग का, यानी आपके छोटे भाई बहन हुए। चौथा घर आपके माता, आपकी बुद्धि,
बुद्धि पांचवें घर से भी देखी जाती है, चौथे से भी देखी जाती है। आपकी मंत्र शक्ति, आपकी पूजा पद्धति, आपका जो है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ये पांचवें घर से आपने पूरी कर ली। छठा घर नौकरी का, अब आप नौकरी पर लग गए। बड़े ध्यान से सीखो। जन्म लिया, आपने वाणी बोलना सीखा, बोलने के साथ आप एक परिवार में जन्म लिया, फैमिली, परिवार में जन्म लिया। तीसरा घर, आपने चलना फिरना भागना दौड़ना शुरू किया। हो सकता है आप घर के पहले बच्चे हो, आपके बाद दूसरा छोटा भाई बहन आया हो। थर्ड हाउस सिबलिंग। चौथा घर माता से प्यार। पांचवा घर आपकी शिक्षा पूरी करी। छठा घर शिक्षा पूरी करके नौकरी करी। सातवां घर आपने शादी करी। इसको मृत्यु का घर बोलते हैं, लेकिन अंतिम चरण का है, लेकिन बेसिकली अप एंड डाउन का है। लाइफ में क्या अप एंड डाउन आए हैं वो ये है। नौवां घर आपके पिता, बायोलॉजिकल फादर। नौवां घर आपकी हायर एजुकेशन। नौवां घर फॉरेन के लिए भी देखा जाता है। 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र, आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या आप जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री है आपकी, आप आईएएस ऑफिसर है या मंत्री है, क्या है। 11वां घर आपका गेन का है, इसका सबसे अच्छा नाम है इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, 11वां घर है इच्छाओं की पूर्ति। 12वां घर आपका क्या है, खर्चे का। खर्चे के अलावा क्या है यहाँ पे, अस्पताल, ठीक है। फिर क्या है, 12वां घर आपका फॉरेन जाने का, क्या मैं फॉरेन जाऊंगा, तो 12वां घर। समझ आया। फिर से एक शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं इसको सारे को मिटा के, सो दैट आपको इजीली समझ आएगा। मैंने जन्म लिया, मैंने बोलना शुरू किया, मेरे बाद भाई बहन पैदा हुए, मेरे मम्मी के प्रति लगाव, मेरी एजुकेशन पूरी हुई, मैंने जो है नौकरी करी, पढ़ाई के बाद फिर मेरी शादी करी गई, मैंने जीवन में अप एंड डाउन देखे। ये 8वां घर जो है पीएचडी का भी होता है, रिसर्च का भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्लास का विषय है। 9वां घर मेरे पापा, बायोलॉजिकल फादर। 10th हाउस माई कर्मा। 11th हाउस माई गेन। 12th हाउस माई एक्सपेंडिचर। सिंपल, अपने को कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इसके बाद क्या होता है, हमारी एक भाव बोधक कुंडली होती है। क्या होता है, भाव बोधक कुंडली, ठीक है, केफर कुंडली। कैसे, ये आप हुए, ये आपका बेटा हुआ, आपकी संतान भी हुई कोई, या बेटी हुई आपकी, ये आप हैं तो आपकी शादी हुई, तो ये आपकी पत्नी यानी वाइफ हुई। देखिए, लगन से ठीक सामने वाला घर आपकी पत्नी है, तो आपके बेटा हुआ। और आपकी बहू का घर कौन सा होगा, बेटे के ठीक सामने वाला घर आपकी बहू रानी का है। मान लीजिए आपके यहाँ बेटी हुई है, तो ठीक सामने वाला घर जो है आपके जवाई का हो गया। बात समझ में आया। अब आप कहोगे जी मेरा पोता होगा, पोता क्या, ये आप है, आपका बेटा हुआ, बेटे का 5वां घर फिर से बेटा, तो ये पोते का घर हुआ। बात समझ में आया सबको। सिंपल सा है, कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है हमें, ठीक है, ये चीज है। इस तरह से हम रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं। अब देखो एक और रिश्तेदारी बताता हूं, ये आप हैं। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, ठीक है। तीसरा घर हुआ, ये आपके माता जी का घर हुआ। अब माता जी का ये तीसरा घर हुआ, तो मम्मी के छोटे भाई बहन क्या लगेंगे, आपके मामा लगेंगे, आपकी मौसी लगेंगी, ये उनके भाई बहन हुए ना, मम्मी के। इस तरह से पढ़ते हैं भाई बहन। आपने अपना तीसरा घर देखा, माता जी से तीसरा घर आप मामा को देखेंगे और मौसी को देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं। क्या होता है, ग्रह के मित्र ग्रह भी होते हैं। जैसे बृहस्पति के कौन कौन से ग्रह मित्र होंगे, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, ठीक है ना, मंगल है, तो ये मित्र ग्रह है। अब मान लीजिए किसी क्या कुंडली में बृहस्पति के साथ सूर्य बैठा है, मित्र ग्रह बैठा है,
बहुत अच्छी बात है। अब मित्र ग्रह बैठा है, पर पढ़ते कैसे हैं ये तो समझ आ गया जी, मित्र ग्रह बैठते हैं। अब पढ़ना सिखाएं। पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में गया, नौवें घर का स्वामी बृहस्पति 10वें घर में गया, और 1 4 7 10 को केंद्र स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र स्थान। ठीक है, केंद्र स्थान हो गया। जब केंद्र से त्रिकोण का संगम हो जाए, केंद्र प्लस त्रिकोण का मिलन हो जाए तो राजयोग बनता है, तब राजयोग हो गया। क्लियर? अब देखो, नौवें घर का स्वामी केंद्र में आ गया, पांचवें घर का स्वामी केंद्र में आ गया, दोनों मित्र ग्रह है। क्लियर? तो राजयोग बन गया, छोटी सी बात है। फिर क्या है, अब ऐसे ही आपको 12 लगन आपको पढ़ाए जाएंगे, योग कारक ग्रह कौन से हैं। अब इस कुंडली में योग कारक ग्रह एक तो सूर्य है, दूसरा योग कारक ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, ये योग कारक ग्रह हो गए। शत्रु कौन से होंगे? मंगल के जो ग्रह शत्रु होंगे, कौन सा शत्रु है? शुक्र शत्रु है मंगल का। मंगल का एक शत्रु बुध भी है, तीसरा मंगल का शत्रु जो है वो शनि भगवान भी है। तो 3 ग्रह शत्रु हो गए, बाकी ग्रह मित्र हुए। राहु केतु अलग पार्ट है, वो आपको अलग से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आराम से आप सीखते चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको एक और चीज बताते हैं, जो ग्रह सीधे होते हैं वो सीधे होते हैं, जैसे ये बृहस्पति है, उसके आगे वक्री लिखा होता है, इंग्लिश में जो है रेट्रोग्रेड आर लिखा होता है। मान लीजिए किसी का वक्री बृहस्पति यहाँ बैठा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वक्री का मतलब है आधा इधर भी आ रखा है, पिछले घर में भी वो प्रभाव रख रहा है। वक्री का मतलब पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ प्रभाव रखा हुआ है, ये आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब ग्रह कहां से बली होते हैं? आपका दिन में समय है, दोपहर का जन्म है, आप सूर्य से देख सकते हैं। अगर सूर्य लगन में है तो आप सूर्य उदय के समय आसपास आपका जन्म है। आप यहाँ पर आपका सूर्य आप बता सकते हैं कुंडली देख करके बिना टाइम टेबल के कि आपका दोपहर का जन्म है 10 से 12 बजे, वैसे ये मध्याह्न होता है। ठीक है, तो दोपहर का जन्म है, शाम का जन्म है तो सूर्य यहाँ आ जाएगा। आपको ये पूरी चक्री पढ़ाई जाएगी आराम से, यहाँ तो सिंपल सा बता रहा हूं। ठीक है ना? आधी रात का जन्म है, रात 12 बजे का जन्म है, 1 बजे का जन्म है तो सूर्य तीसरे घर में होगा। ठीक है, और लगन 2 घंटे का होता है, हर 2 घंटे में सूर्य घुमा दो, वो टाइम टेबल आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा मेरी कुंडली ठीक है या गलत है। क्लियर? छोटी छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है, हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा है अपने घर में, या मंगल उच्च का होके बैठा है, ये उच्च की राशि है। जो ग्रह जहां उच्च का होता है, बड़ा आसान सा रूल है, सीख लो, कुछ याद नहीं रखना। जो ग्रह जहां उच्च का होता है वहां पर उसके ठीक सामने वाले घर में नीच का हो जाएगा। कुछ नहीं याद रखना। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का हुआ, ठीक सामने 4 नंबर की राशि है, वहां वो नीच का हो जाएगा। ठीक, फिर हम मंगल की दृष्टि बताते हैं। मंगल की दृष्टि एक तो चौथी होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, एक 8वीं दृष्टि होती है। ठीक है, 3 दृष्टियां हैं। ऐसे ही बृहस्पति की अपनी दृष्टि होती है। बृहस्पति की क्या दृष्टि होती है? एक तो 5वीं दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, एक 9वीं दृष्टि होती है। तो इस प्रकार ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, जो पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी आपको हर एक चीज की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 लगन पढ़ाए जाएंगे आपको अच्छे से। क्या उनमें मित्र ग्रह है, क्या शत्रु है, क्या योग कारक ग्रह है, कौन सा ग्रह परेशानी देगा, कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह बाधा पहुंचाने वाले हैं, सारा पूरे के पूरे 12 लगन यानी मेष लगन से लेके मीन लगन तक आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखिए, बड़े ध्यान से सीखिए, बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए मंगल लगन में बैठा है, मान लीजिए मंगल उच्च का है, तो जब ऐसी स्थिति बनती है
तो इसे कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग। बहुत बड़ा राजयोग होता है। क्या कौन सा राजयोग होता है? पंच महापुरुष राजयोग। बात क्लियर हो गया? छोटी सी चीज है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये आदमी को जीवन में बहुत तरक्की देते हैं पंच महापुरुष राजयोग। अब यहाँ से बृहस्पति से भी पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, यहाँ से शुक्र अपनी राशि का बन गया, राजयोग देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पंच महापुरुष राजयोग देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, एक चीज बताते हैं, नीच भंग राजयोग। वो भी सिखाएंगे, काफी कुछ है इसमें, सिर्फ एबीसीडी नहीं पढ़ाना है आपको एस्ट्रोलॉजी में। अब मंगल जो है, मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया, नीच का हो गया, तो ये किराएदार है मंगल। तो मकान मालिक कौन है? चंद्रमा। ठीक, मान लीजिए चंद्रमा सामने बैठा है, अब मंगल का नीच राजभंग हो गया। क्यों नीच भंग? मकान मालिक ने अपने मकान को देख लिया, इसलिए नीच भंग राजयोग हो गया। अब मंगल यहाँ नीच का ना होके राजयोग देगा। दूसरा फार्मूला क्या है? मंगल के साथ ही मकान मालिक बैठ जाए, फिर से राजयोग। राजयोग क्या? ये तो लक्ष्मी योग बन गया। मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। हो गया सिंपल। अब मंगल यहाँ नीच का है, ठीक है, यहां पर उच्च का भी बताया था ना, बृहस्पति होता है, उच्च का बृहस्पति बैठ गया, फिर से राजयोग हो गया। तो मंगल, हम लोग जो पढ़ते हैं जी ग्रह नीच का है, तो हमें समझ लेना चाहिए क्या वो नीच का है या नहीं है। वो फार्मूला जो, जैसे अभी मैंने आपको टेक्निक 1-2 बताई हैं, उन टेक्निक से आप जान सकते हैं कि भैया ये ठीक है या गलत है। आगे आते हैं, फिर हम लोग धन योग देखते हैं। धन के 2 ही घर होते हैं, दूसरा घर होता है धन का और 11वां घर धन का होता है। केंद्र आपके ये होता है, पहला घर केंद्र, चौथा घर केंद्र, 7वां घर केंद्र। अगर पहले घर का मालिक शुक्र, ठीक है, केंद्र का मालिक शनि इकट्ठे बैठ जाए कहीं पे भी, मान लो यहाँ बैठ जाए शुक्र और शनि, तो ये तो बड़ा धन योग हो गया। मान लो यहाँ बैठ गए शुक्र और शनि, धन योग हो गया। बात समझ रहे आप? तो धन योग कैसे क्रिएट हुआ वो बताया आपको मैंने अच्छे से। तो धन योग समझना है आपने, ठीक है। धन योग समझ करके आपको ऐसे लग जाएगा। अब जैसे कुंभ का मालिक शनि है, शनि जो है मंगल के साथ बैठ गया, मंगल है शनि है, तो धन योग देंगे, परेशानी तो देंगे लेकिन धन भी देंगे, ठीक है। तो ये धन योग हो गए। अब आता है मंगलिक दोष। अब लोगों को पता ही नहीं है कि मंगली क्या है क्या नहीं है। अब देखो मंगल लगन में बैठा है तो आदमी मंगलिक नहीं है, क्योंकि अपनी राशि का बैठ करके पंच महापुरुष योग रुचक योग बना दिया, इसलिए मंगल मंगलिक नहीं है। अब यहां मैंने बिठा दिया उच्च का मंगल है, तो भैया मंगलिक नहीं है। अब दूसरा मैं बताता हूं, मान लो यहां पर 3 नंबर राशि लिखी एक ही जगह, अब मंगल है, ये मंगलिक है। लेकिन ये मंगलिक भी कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल हो जाता है? मान लीजिए बृहस्पति ने 5वीं दृष्टि से देख लिया, अब ये नॉन मंगलिक हो गया, ठीक। दूसरा मान लीजिए शनि चौथे घर से बैठ करके मंगल को देख गया, तब भी नॉन मंगलिक हो गया। तो मंगलिक है या नहीं है वो भी हमें समझना है। फिर आपको क्लास में 7.5 भी पढ़ाई जाएगी। 7.5 कैसे? जैसे किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है मीन राशि में, अभी शनि महाराज गोचर कहाँ कर रहे हैं? कुंभ राशि में। तो 7.5 प्रारंभ होगी। 7.5 का अर्थ क्या होता है? शनि महाराज 2.5 साल यहाँ रुकेंगे, फिर 2.5 साल यहाँ रुकेंगे, फिर 2.5 साल यहाँ, तो 7.5 साल हो गए। तो 7.5 को समझाया जाएगा कि क्या ये 7.5 आपको लाभ देगी, आपको हानि देगी, आपको कष्ट देगी, या किस प्रकार से आपको लाभ हानि होगा। फिर आपको तिथि बताई जाएंगी, तिथियां जिसमें रिक्ता है, पूर्णा है, भद्रा है, जया है,
नंदा है। ये तिथियों का क्या अर्थ है? पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि में कोई भी कार्य करेंगे पूर्ण होंगे। बात क्लियर? आपकी कार्य सिद्धि पूरी हो। आप व्यापार खोलना चाहते हैं, पूर्णा तिथि को करिए ताकि आपका व्यापार चले, पूर्ण हो। आप शादी करना चाहते हैं, पूर्णा तिथि पे कीजिए। रिक्ता तिथि का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक, फिल करना, खाली यानी। इस पे तो कोई काम नहीं करना चाहिए, ये तो परेशानी पैदा करेगा। भद्रा पे क्या करना है, जया पे क्या करना है, जया पे कोर्ट केस पर काम करना चाहिए ताकि आपकी जीत हो। जया मीन्स जीत हो आपकी। ठीक है, ये सारी तिथियों का आपको व्याख्यान दिया जाएगा। फिर क्लास के अंदर आपको राम जी की कुंडली पढ़ाई जाएगी ताकि आपको कुंडली पढ़नी आए। ठीक है ना? एक दो कुंडलियां मैं वैसे ही बना दूंगा 1 मिनट में, यहाँ यहाँ वहां ग्रह बिठा दूंगा। आपसे पूछूंगा मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह है, क्या ये कुंडली का योग कारक ग्रह कौन सा है बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में कह दिया आपको 4 नंबर लगाने, अब बताइए मेरे को इसमें योग कारक ग्रह कौन सा है, शत्रु ग्रह कौन सा है, ठीक है ना, मित्र ग्रह कौन से हैं, खराब स्थान कौन से हैं। खराब स्थान ये होते हैं, इनको कहते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन से होते हैं? देखिए 6, 8, 12, इनको गड्ढा बोला जाता है। ये छठा घर, 8वां घर और 12वां घर क्या होते हैं? गड्ढा होते हैं। तो गड्ढे में दिक्कत करते हैं, लेकिन यही गड्ढा कई बार फायदा करता है। मान लो मंगल लगन है ना, और मंगल यहां पर बैठ गया 12वें घर में, ये तो गड्ढे में चला गया। मान लीजिए किसी का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ है और वो दिल्ली में बस गया। अब ये जो नेगेटिव था वो नेगेटिव कैंसिल हो गया, उसकी नेगेटिविटी कैंसिल होगी। कारण अगर वो अपने जन्म स्थान कुरुक्षेत्र में रहेगा तो मंगल परेशान करेगा। जब उसने अपना जन्म स्थान ही बदल लिया तो मंगल क्यों परेशान करेगा? मंगल थोड़ी परेशान करेगा, मंगल तो राजयोग दे गया। बात समझ रहे हैं आप अच्छे से? फिर क्या होता है कि ग्रह के कंफर्ट जोन भी होते हैं। जैसे लगन में बृहस्पति बड़ा अच्छा अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, ठीक है ना, तो ये चीज होती है, बृहस्पति अपना कंफर्ट महसूस करता है। तो ग्रह कहां, जैसे सूर्य यहां दिग्बली होता है, शुक्र यहाँ, रात का समय है ना, रात्रि का कारक शुक्र है। तो ग्रह कहां बली होते हैं, कहां नहीं बली होते, वो चीज है। अब जैसे हम कारक तत्व पढ़ाए जाएंगे, सूर्य लगन में बैठता है, सूर्य आत्मा का कारक है। किसका कारक है? आत्मा का। फिर ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा ना, एक एक पॉइंट दिया आपको। सूर्य आत्मा सोल का कारक है, सूर्य हड्डियों का कारक है, बोन्स का, ठीक है ना, सूर्य हार्ट अटैक का कारक है। सूर्य किन किन चीजों का कारक है वो आपको अच्छे से व्याख्या दी जाएगी, ठीक है ना। और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि ये जो 12 भाव है इनमें कौन सा हाउस कमजोर है, कौन सा हाउस ताकतवर है। जैसे मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके 10th हाउस को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, ना ही कोई ग्रह बैठा है, तो ये हाउस कमजोर हो गया। बात समझ आ गया? सिंपल। कोई भी ग्रह नहीं देख रहा 10वें घर को, कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, हाउस कमजोर हो गया। मान लीजिए इसमें शनि भगवान बैठ गए तो हाउस ताकतवर हो गया। मान लो इस हाउस को बृहस्पति ने देख लिया, ताकत आ गई, ठीक है। मान लीजिए इस हाउस को चंद्रमा ने देख लिया, ताकत आ गई। जितने ग्रह देखते हैं उतनी ताकत ज्यादा आती है। साथ में हमें ये चेक करना है कि जो देख रहे हैं क्या वो मित्र है या शत्रु है, क्या वो मुझे परेशान तो नहीं करेंगे उस हाउस से संबंधित, तो हमें वो भी ध्यान से देखना है। फिर आपको राशियों में ये सिखाया जाएगा
कफ प्रधान वाली, पित्त प्रधान वाली, वायु प्रधान वाली राशियां कैसे? अब देखो, कोई चंद्रमा वाली जो जल वाली राशि है ना, 4, 8, 12, ये आपको कफ देती हैं। ऐसे लोगों को खांसी जुकाम ना 4 दिन की जगह 5, 6 दिन रहता है। क्लियर हुआ? तो ये कफ प्रधान राशियां हैं। पित्त वाली के अग्नि वाली मैंने अभी बता दिया था, ये मेष राशि अग्नि तत्व की है, ग्रह भी अग्नि तत्व का है। आदमी में आईबीपी का पेशेंट होगा, स्पाइसी खाना छोड़ नहीं सकता ये आदमी, गुस्सा नाक पर होगा, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। अगर बृहस्पति देख लेगा थोड़ी कम ही कर देगा, क्योंकि बृहस्पति को ब्लेसिंग कहते हैं एज पर द नाड़ी। जुपिटर इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग, गुरु कृपा। इस तरीके से हम लोग जो है देखेंगे और करेंगे। इज देयर एनीवन हैविंग ए डाउट कैन रेज ए क्वेश्चन सो आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्लास को वाइंड अप कर लेता हूं। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेरा छूट ही गया। देखिए, ये क्लास स्टार्ट होगी आपकी मंडे को स्टार्ट होगी 8:30 से 9:30 बजे शाम को पीएम। क्लास होगी आपकी डेली, मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी 5 डेज का रहेगा आपका। इसका फी रहेगा 2111, जिसमें काफी कुछ मैंने कवर अप करने का प्रयास किया है। जो कहा गया है उससे ज्यादा ही मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा, इसमें आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है 1 महीने बाद या 4 महीने बाद डिलीट हो जाएगी, यूट्यूब मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। आपने पे किया, चीज आपकी बनती है, आपने क्लास अटेंड करी है, ये नोट मिलेंगे थ्रू आउट लाइफ आपको। तो ये चीजें हैं, इजी वे ऑफ टीचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझ आता प्यार से दोबारा समझाना है मुझे। क्लियर है? इज देयर एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज अ हैंड, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। हाँ जी, बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड वी आर गोइंग इट स्टार्ट ऑन मंडे एट 8:30 शार्प, ठीक है? सो I'll have a request to you, kindly join the class, ठीक है? आप ज्वाइन करिए और आपको अच्छा लगेगा और अच्छी चीज समझने को मिलेगी, ठीक है? चलिए, क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।